हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। तो आज ऐसे में सोच रहा था क्या कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा ठीक है एक बार जेई का एक पेपर आपको दिखा दे, ताकि कैसे पेपर को अप्रोच करना है। वैसे भी संडे को आपका फुल सिलेबस पेपर है, तो आज का टारगेट हमारा ये रहेगा कि हम कैसे पेपर को अप्रोच करें। जैसे अगर 30 क्वेश्चन आते हैं, 20 ऑब्जेक्टिव 10 सब्जेक्टिव, उन 20 ऑब्जेक्टिव में से हमसे कितने बन पा रहे हैं, कितने इजी आते हैं, कितने मीडियम आते हैं, ये आपको रियलिटी चेक मिल जाएगा। ठीक है, तो एग्जैक्ट पूरा ही पेपर मैंने लिया है। ये जेई 2023 जनवरी अटेम्प्ट फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है, 24 जनवरी का जो पहला पेपर का पहला शिफ्ट का पेपर है, इसमें सारे क्वेश्चन मैंने डाल दिए। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे ही जो सिलेबस इस साल के सिलेबस के अलावा है, लेकिन फिर भी बस एक आइडिया हमको लेना है कि पेपर किस तरह का आता है और कैसे उसको अप्रोच करना है, और सही में इजी क्वेश्चन आते हैं कि भी नहीं आते हैं, या फिर अगर और हार्ड लेवल के आते हैं तो किनको छोड़ने लायक रहता है। ठीक है, तो इसका जजमेंट हम करेंगे आज। अब देखो, ये पहला ही क्वेश्चन देखो ध्यान से। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपको एक टर्म दी हुई है टेन इनवर्स के अंदर ये वाली। तो बताओ, इसको देख के सबसे पहले क्या क्लिक कर रहा है? सर 15 डिग्री का क्लिक कर रहा है कुछ। √3 कॉमन ले ले। हाँ, सबसे पहले तो देखो नीचे से √3 कॉमन ले लेंगे। वेरी गुड। नीचे 3 + √3 दिया हुआ है ना? यस सर। तो इसमें से √3 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा? √3 + 1 बचेगा, है ना? सर ऊपर वाला हो जाएगा सर, ये हाँ। कमाल। कैंसिल हो जाएगा तो हाँ, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे जो दूसरा टर्म है 8 + 4√3 डिवाइडेड बाय 6 + 3√3, यहाँ पे क्या कॉमन लोगे ऊपर और नीचे से? ऊपर एक में 3 निकाल लेंगे, एक में 4। एक में 4 निकाल लोगे तो बचेगा 2 + √3, और नीचे 3 निकाल लोगे बचेगा 2 + √3। अब देखो देने के लिए कितना टफ दिया था, लेकिन एक स्टेप में क्वेश्चन का काम हो गया पूरा। सर अगर पहला स्टेप कर लिया तो उसके बाद सब साफ साफ दिख रहा है। हाँ, यही तो है अल्टीमेटली। अब देखो, ये आपको अभी यहाँ पे आसान लग रहा है, नो डाउट। ठीक है, ये रूट के अंदर है तो आसान लग रहा है, इसलिए क्योंकि अभी अपन एकदम आप कूल माइंड हो, एकदम टेंशन फ्री हो, प्रेशर में नहीं है ना हाँ प्रेशर में नहीं, तो वहां पे भी लेना नहीं है। ऐसा दिमाग में नहीं रखना भाई जेई का पेपर देने जाएंगे तो प्रेशर होगा। एक सेकंड में आया, एक चार्जिंग कनेक्ट कर रहा हूँ, 1 मिनट। हाँ, तो मैं ये कह रहा था वहां पे भी आपको प्रेशर लेना नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई जेई का पेपर है तो प्रेशर बाय डिफॉल्ट प्रेशर लेके जाओगे। ठीक है, जितना बार बार हर क्लास में यही बोलता हूँ मैं, जितना कूल माइंड जाओगे, आपको पूरा पेपर सॉल्व करना ही नहीं, लेकिन जो क्वेश्चन सॉल्व करना है एटलीस्ट उनमें तो अपना दिमाग अच्छे से लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में कुछ बच्चा क्या, पहला क्या था 10 इनवर्स 1/√3, और दूसरा आपके पास बच गया सेक इनवर्स 2/√3। क्या इनकी वैल्यू पता है आपको? यस सर। 1/√3 कहाँ पे आता है? तो π/6। और ये कॉस में सर ये भी सेम थी। तो एक π/3 आ जाएगा। अब देखो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, इजी मीडियम हार्ड में? मीडियम। मीडियम भी नहीं, इजी में आएगा ये। ठीक है, यस सर। ये रे चलो। अब लिमिट का एक क्वेश्चन आया सेकंड नंबर पे, देखो ध्यान से उसको थोड़ा। पहले तो ये लिमिट के क्वेश्चन जब भी आए तो सबसे पहले क्या पहचानते हो भाई, कौन सी इनडिटरमिनेट फॉर्म है इस अंदर, है ना? तो यहाँ पे टी को 0 रखेंगे तो किस टाइप का इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है, क्या है? सर थोड़ा सा बड़ा कर दो यार, ये एनलार्ज करूंगा पूरा व्हाइट हो जाएगा। दिख नहीं रहा है क्या आपको? सर। वो sin स्क्वायर 3 पता नहीं क्या लिखा था, वो दिख नहीं ठीक है, रहा था। कर रहा हूँ, ट्राई करो, ठीक। कोशिश करो थोड़ा सा इसको देखने की। सर इन्फिनिटी की पावर 0। तो इसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा अपना, 1 सेकंड रुको। सर रहने दो, हम भी जूम कर सकते हैं। हाँ, वही तो कह रहा हूँ, तुम मेरे को एक ही क्वेश्चन करवाओगे, बहुत टाइम चल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे खैर कर दिया है मैंने ये वाला। अब यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। देखो जान पूछ के उन्होंने अब खैर पहला क्वेश्चन इजी दिया, सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सच्चे लेवल पे, लेकिन घबराना नहीं है। वहां पे देखिए जजमेंट लेना है हमको, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो आगे बढ़ेंगे। एक बार देख लो, ट्राई कर लो अपनी तरफ से। सर n की पावर 1/sin² t कॉमन ले लेते हैं पूरे में से। अच्छा, उससे क्या होगा? सर उससे अंदर सारा 0 हो जाएगा, बाहर सीधा n आ जाएगा, नहीं 1 हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, यस सर, अंदर 1 हो जाएगा क्योंकि एक 1 अंदर बचेगा ना। ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर अभी अपन टी रखें तो बेसिकली जो पावर में बन रहा है 1/t की पावर 0, तो 1/n
नंबर जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है, मतलब 1/0 मतलब इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, ठीक है। और इंफिनिटी की पावर जीरो इस तरह का इंडिटरमिनेट फॉर्म है, ठीक है। तो इसको अगर अपन को स्टैंडर्ड थोड़ा सा कन्वर्ट करना है, अब एक एक चीज फायदे वाली यहाँ पे अगर आप देखोगे कि बाहर वाली पावर और अंदर वाली पावर दोनों साइन स्क्वायर टी है, दोनों के दोनों क्या है, Yes. साइन स्क्वायर टी, हाँ है ना। तो अगर अगर अपन अंदर से 1/sin स्क्वायर कॉमन निकालूंगा तो बाहर वाली से कैंसिल आउट हो जाएगा वो, है ना। Yes. और कॉमन निकालने के बाद अच्छा दूसरी चीज यहाँ पे 1 2 3 इस तरह से नंबर बन रहे हैं, तो अगर इनकी पावर इंफिनिटी जाएगी तो नंबर बहुत बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास ऐसा एक नंबर आ जाए, देखो देखो 2 की पावर इंफिनिटी एक तरह में इंफिनिटी, मान लो मेरे पास एक ऐसा नंबर आ जाए x जिसकी पावर इंफिनिटी, और x अगर मान लो मेरा 0 और 1 के बीच में हो, डेसिमल में हो, तो अगर x की पावर इंफिनिटी, अगर x 0 और 1 के बीच, तो ये नंबर किसकी तरफ अप्रोच करेगा, 0। जीरो की तरफ, है ना। यस सर। बाकी लोग भी सोचो कि अगर ये नंबर 0 और 1 के बीच में हुआ, डेसिमल में हुआ, डेसिमल की पावर आप इंफिनिटी ले जाओगे तो नंबर 0 की तरफ अप्रोच करेगा, है ना। यस Yes, sir. यस सर। तो अपन मैं कोशिश क्या करूंगा, देखो अभी यहाँ पे मेरे पास नंबर था 1 2 3 4 5 अप टिल n, अब इनकी पावर इंफिनिटी तो इंफिनिटी बनाएगा, तो इसको अगर नंबर को मुझे रिड्यूस करना है तो मैं कोशिश करेंगे इसको फ्रैक्शन बनाने की। फ्रैक्शन कैसे बना सकते हैं, जैसे अगर आप यहाँ से ये वाला जो हाईएस्ट नंबर है वो कॉमन ले लो, तो n की पावर 1/sin स्क्वायर t अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ ब्रैकेट के अंदर ही, तो मेरे पास देखो फर्स्ट टर्म से कॉमन लेते तो क्या होता है, डिवाइड होता है हर टर्म में, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या बन Yes. जाएगी 1/n, और पावर तो वही दोनों की कॉमन 1/sin स्क्वायर टी। सेकेंड टर्म क्या बन जाएगी 2/n की पावर 1/sin स्क्वायर टी, है ना। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे का लॉजिक समझ में आ रहा है, ताकि मैं एक ऐसा नंबर क्रिएट कर सकूं जो डेसिमल में है, और लास्ट वाला नंबर मेरा क्या बचेगा, उसको कॉमन लिया मतलब 1 बचेगा, और उसकी होल पावर कितनी है, सॉरी यहाँ पे इस पूरे की पावर कितनी है, आपकी पूरे ब्रैकेट की पावर है sin स्क्वायर टी। अब ये sin स्क्वायर टी इसके साथ जाएगा तो n तो बाहर आ जाएगा। अब अंदर Yes, ध्यान से sir. देखो कि ये जो नंबर है ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, है ना, ठीक है। यस सर। तो अब इन सब की वैल्यू तो कितनी होती जाएगी, 0 होती जाएगी, इन सब की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि एक डेसिमल वाले नंबर जिसकी पावर इंफिनिटी हो वो सब 0 हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या 1 अंदर बचेगा, और ऊपर पावर क्या बचेगा sin स्क्वायर टी, है ना। यस सर। ठीक है, अब तो कुछ बचा ही नहीं, साइन यहाँ पे 0 रख सकते हो, जैसे 0 रखोगे तो 1 की पावर 0 1 बन जाएगा, और आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, Yes. क्लियर है। ठीक है, ये Yes. थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा था मीडियम लेवल का, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पे दो चीज सीखने लायक ये थी कि क्या क्या ऑब्जर्वेशन किया कि यहाँ पे 1/sin स्क्वायर टी आ रहा था और यहाँ पे sin स्क्वायर टी आ रहा था, मतलब इसी की रेसिप्रोकल पावर यहाँ पे गिवन, तो कॉमन लिखूंगा तो कैंसिल हो जाएगी। दूसरी चीज, किसी भी नंबर की पावर इंफिनिटी लिखूं तो इंफिनिटी में जाओ, और इंफिनिटी की डील करना थोड़ा टफ है, इसको 0 बनाने के लिए इस नंबर को मैंने डेसिमल में रिड्यूस कर दिया, ठीक है। ओके ओके, अब देखो यहाँ पे एक साथ में 2-3 क्वेश्चन डालने हैं। सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन नंबर 3, ये तो खैर इस साल सिलेबस से हट गया, इसको तो अपन रिजेक्ट कर देते हैं फिलहाल। अगला देखो एक बाइनोमियल का क्वेश्चन दिया सीरीज वाला, ध्यान से पढ़ो इसको। समेशन ऑफ r इक्वल टू 0 से 22 सी आर इंटू 23 सी आर प्रोडक्ट में है, और दूसरी चीज मेरा चेंज क्या हो रहा है, आर चेंज हो रहा है, नीचे आर को 0 रखोगे, फिर प्लस आर को 1 रखोगे, फिर आर को 2 रखोगे, आर को 3 रखोगे। अब यहाँ पे दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट प्रोडक्ट में है और उसका समेशन आपको पूछा। अब ये अपने आप में एक बाइनोमियल का अच्छा क्वेश्चन, ये कोएफिशिएंट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आपको 15 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, पहले दिमाग में अप्रोच डेवलप करने की कोशिश करो कि कोई अप्रोच डेवलप हो रही है क्या। या फिर इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका होगा। यहाँ पे जो सीरीज वाले क्वेश्चन है जहाँ पे बेसिकली इस तरह से हो रहा है कि ये आगे बढ़ता जा रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका होगा। सोचो सर आराम। अगर सीरीज बना के देख ले और बाद में देख ले कि उसमें डी मतलब कोई सीरीज बन रही है कि नहीं बन रही। ठीक है, और कुछ। बस सर अभी यही आ सर रहा है। इसको ऐसे कर सकते हैं क्या 23 इंटू में 20 CR का स्क्वायर। कैसे, ये मतलब क्या तरीका होगा 23 तो 20 CR का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, 23 जो सेकंड टर्म है इसको ओपन करने की कोशिश करेंगे तो 23 बाहर आएगा, फिर उधर 22 से। नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हो।
यहाँ पे 22 CR गिवन है और 23 CR, मतलब बेसिकली बस ऊपर का चेंज हो रहा, नीचे तो आर ही आ रहे। तो इसको अपन हाँ कैसे, सर। हाँ, कैसे सिंप्लीफाई करने कह रहे हो आप? ठीक है, एनीवन एल्स? यहाँ पे दिया क्या है आपको बेसिकली 22C, पहले क्या आएगा 0 इंटू 23C0 प्लस अगला करोगे तो 22C1 इंटू 23C1 एंड सो ऑन अप टिल लास्ट जो भी आ जाएगा आपका 22C22 23C। सर मैं ऐसे बोल रहा था हाँ बोलो। कि जैसे ये 23 CR है तो कैसे खुलेगा? 23 फैक्टोरियल अपॉन में R फैक्टोरियल इंटू में 23 माइनस R फैक्टोरियल है ना? हाँ, अच्छा ये कह रहे थे, ठीक है। हाँ हाँ, तो अब 23 फैक्टोरियल तो इसको कैसे ले सकते हो? 23 इंटू में 22 का फैक्टोरियल। ठीक है। हाँ अब अब 22 CR मेरे को अब तो 22 फैक्टोरियल अपॉन में जो बच गया उसको मैं दोबारा वापस इसको ऐसे भी तो लिख सकता ना, 23 इंटू में 22 CR। अच्छा, आप जो बचे हुए 20 बच्चा हुआ किसको कह रहे, इसी में बचा हुआ ये? हाँ सर, तो 20 CR 22 CR दो बार आ जाएगा मल्टीप्लाई नहीं में नहीं, और इसको 23 बाहर हो 22 CR जाएगा। कैसे लिखोगे? यहाँ पे तो 23 माइनस आर है ना, इसको भी और ब्रेक करना पड़ेगा फिर तो। अगर इसको एक और काम करोगे तब जाके होगा। एक काम करते, इसको भी अगर आप ब्रेक करोगे, एक स्टेप और जाना पड़ेगा आपको। एक सेकंड, यस सर। एक सेकंड। देखो, एक बच्चे ने बोला सर अगर इसको ओपन करें सिंप्लीफाई करके देखेंगे। बाकी लोग भी सोचो, अपना अपना दिमाग लगाओ कि क्या तरीका होगा आपके हिसाब से। आपका जो भी अप्रोच होगा उसको डिस्कस करते हैं अपन, ठीक है। यहाँ पे एक तो मेरे पास दिया था 23 CR, इसको एक बार ट्राई करके देख लेते, इससे अगर कुछ बन रहा है तो ये हो जाएगा 23 इंटू 22 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल, और दूसरा बनेगा 23 माइनस R फैक्टोरियल। इसको अगर एक स्टेप और ब्रेक करोगे तो 23 यहाँ पे अलग कर लिया, इसमें से एक कम और कर देंगे। तो एक कम करोगे तो एक तो 23 माइनस R तो अलग हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास बचेगा 22 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल। इसमें से एक कम करोगे तो कितना हो जाएगा? 22 माइनस R हो जाएगा। अरे हाँ, है ना? सर अब Yes, ये sir. जो टर्म बचा हुआ, ये टर्म क्या वापिस से 22 CR ये? 22 CR। तो यहाँ पे इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? 23, वो तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आप चाहो बाहर निकाल लो। एक बचेगा 1/23 माइनस R इंटू 22 CR, तो ये दो स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन आप क्या करोगे इसके बाद? ब्रेक तो कर लिया आपने, पर इसके बाद अप्रोच क्या रहेगा फिर? ये कैसे निकालोगे? ठीक है, यहाँ पे तो अटक जाओगे ना। 22 CR का होल स्क्वायर है, या तो फिर वो एक और फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, NCR का स्क्वायर वाला, सम वाला। सीरीज में एक फॉर्मूला होता था, लेकिन उसमें भी यहाँ पे दिक्कत क्या है कि यहाँ पे आपके पास एक और R वाली सीरीज आ रही है, 1/23 माइनस R भी आ रहा है, कोफिशिएंट भी आ रहा है। क्लियर है? यस और सोचो। ऑप्शंस अगर आप देखोगे ध्यान से तो देखो, ऑप्शन में 44 के टर्म्स में आ रहा है। सर, कोई फॉर्मूला होगा कि मतलब जैसे NCR और N+1 बाय R इसको लिख सकते हैं हम लोग, 2N प्रोडक्ट में 2NC। प्रोडक्ट में अगर आपको जनरेट करना तो आपके पास फॉर्मूले कौन कौन से हैं? NCR को आप कैसे लिख सकते हो? अगर एक तो N माइनस वन R माइनस वन, सॉरी N अपॉन R, N माइनस वन CR माइनस वन, एक तो ये वाला फॉर्मूला है ना? सर NCR को NCN माइनस R भी तो लिख सकते हैं। NCR को NCN माइनस R में लिख सकते हो, लेकिन उससे क्या होगा? सर उससे कुछ टर्म कैंसिल नहीं होंगे यहाँ पे? नहीं होंगे। मतलब ये सही है फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे इसका यूज दिख नहीं रहा है मेरे को। आपको यहाँ पे प्रोडक्ट में दिया हुआ है, ऊपर एक 22 दिया है, एक 23 दिया हुआ है। दूसरा तरीका सबसे बेसिक ही रहता है कि आप एक्सपांशन सोचो। याद है इस तरह के क्वेश्चन करते कैसे थे आपको? यस 1 प्लस एक्स की पावर n है ना, n क्या है? एक बार 22 और एक बार 20, तो एक बार 22 ओपन अगर करोगे तो यहाँ पे 22C0 x की पावर, मतलब x की पावर 0 जाएगा, 22C1 x की पावर 1, 22C2 x की पावर 2, सो ऑन अप टिल 22C22 x की पावर 20। और दूसरा वाला आपको क्या 23 वाला है, दूसरा एक्सपेंशन कहां से आएगा?
23 से। तो 23 में अब चाहो तो या तो उसको उल्टा लिख सकते हो या सीधा लिख सकते हो, क्योंकि बाइनोमियल कोएफिशिएंट को उल्टा सीधा कैसे भी लिख सकते हैं, जिससे ज्यादा फायदा होगा वो करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं 23C0 हायर पावर से स्टार्ट कर दूं x की पावर n, 23C1 x की पावर n माइनस 1, समझ में आया ना? उल्टा सीधा लिख सकते हैं क्योंकि बाइनोमियल कोएफिशिएंट पीछे और आखिरी से सेम होते हैं, है ना? इसको चाहो तो 1 प्लस x प्लस 1 की जगह आप 1 प्लस x की जगह x प्लस 1 भी लिख देना, तो एक ही बात है, तो आप समझ में आ जाएगा, ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे आ जाएगा 23C2 x की पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन अप टिल ये टर्म क्या बन जाएगा 23 x की पावर 0। अब देखो आपको किस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, जिसमें 1 हो x भी। अब देखो इसमें एक 23 और एक 22 और नीचे r सेम है ना, एक तो इन दोनों की प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, इसके प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है ना, समझ में आ रहा है? यस तो इनके प्रोडक्ट की आपको रिक्वायरमेंट है, तो अगर इन दोनों सीरीज को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो 1 प्लस एक्स बेस से में पावर ऐड हो जाएगी। यस सर। तो पावर कितनी, देखो ये सबसे बेसिक तरीका एक्चुअली, या तो आप सिंप्लीफाई करके देख लो, नहीं तो स्टैंडर्ड तरीका तो यही होता है। कभी भी अगर ऐसे डबल वाले क्वेश्चन आते हैं तो अपन देखते भी किसकी पावर की रिक्वायरमेंट, मेरे को इन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए, है ना? और इधर प्रोडक्ट करोगे तो ये पावर कितनी हो जाएगी ऐड करने पे 45। और यहाँ पे बेसिकली बहुत सारा प्रोडक्ट आएगा, लेकिन मुझे जिस चीज की रिक्वायरमेंट है उसका कोएफिशिएंट क्या आएगा, यहाँ पे देखो इसका कोएफिशिएंट कितना आएगा x की पावर n, इनका कोएफिशिएंट भी कितना आएगा x की पावर n, इसका कोएफिशिएंट भी कितना आएगा x की पावर n, और भी बहुत सारी टर्म्स बनेगी, और भी बहुत सारी टर्म्स बनेगी। अब यहाँ पे दो तरह के बाइनोमियल सीरीज है। अब LHS RHS को कंपेयर अगर मैं करूंगा तो x की पावर n, अच्छा n थोड़ी मैंने n यूज कर लिया यहाँ पे, n थोड़ी, n क्या है, n की जगह क्या आ जाएगा ये यहाँ पे 23 एक में 23 एक में 22। हाँ यहाँ पे 23 आएगा, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा आपका 23, यहाँ पे आएगा आपका 22, यहाँ पे आएगा, एक की पावर कम करते जाओगे तो यहाँ पे तो x की पावर 23 बनेगा सब में, है ना? यस तो बेसिकली अब मुझे क्या करना है, LHS से और RHS से x की पावर 23 के कोएफिशिएंट को कंपेयर करना है। तो यहाँ पे x की पावर 23 का जो कोएफिशिएंट है वही मेरा आंसर है। तो इधर से x की पावर 23 का कोएफिशिएंट कैसे निकालते हो, यहाँ पे जनरल टर्म क्या होती है, जनरल NCR x की पावर r, ये जनरल टर्म होती है ना? यस यहाँ पे r की जगह क्या रख दोगे 23, r की जगह क्या रख दोगे 23, और n क्या है आपका 45, तो आपका क्या आ जाएगा 45C23, ये आंसर। आई बात समझ में? यस सर। यस देखो ये भी क्वेश्चन अगर अगर आपको भी बाइनोमियल मैंने पढ़ाया नहीं है, जब मैं बाइनोमियल पढ़ाऊंगा वहां पे ऐसे बहुत सारे इलस्ट्रेशन आपको दिख जाएंगे, तो ये कोई हार्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं था, अपने आप में एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन था, बस प्रोवाइडेड आपको यहाँ पे देखो दो सीरीज चाहिए थी, एक 23 वाली एक 22 वाली, दोनों को मैंने लिख दिया और देख लिया प्रोडक्ट जो चाहिए मुझे उसका कोएफिशिएंट क्या आ रहा है, और RHS और LHS के कोएफिशिएंट को आपस में क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया। क्या बात समझ में आई? यस ओके, अब मुझे बताओ ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन था। अब देखो एक हर चैप्टर से एक क्वेश्चन आ रहा है, आपने देखा यहाँ पे ऑब्जर्व किया? यस सर, एक इनवर्स से था लिमिट्स का आया, फिर आपका आया ऊपर वाला कौन सा था वो सर, वो उसका पैराबोला का एलिटर पैराबोला का, ये पैराबोला का क्वेश्चन आ गया, फिर आपका बाइनोमियल का क्वेश्चन आ गया, अब डिटरमिनेंट मैट्रिक्स से क्वेश्चन आया। क्या है इसमें देख लो एक बार, क्वेश्चन नंबर 5, if A and B are two non-zero matrix such that A square plus B equal to A square B, then which of the following option is true? अब यहाँ पे मैट्रिक्स में मैनिपुलेशन वाला क्वेश्चन है, तो क्या इसमें अप्रोच होगी? सर फैक्टराइज करने का ट्राई करते हैं। हाँ वेरी गुड, फैक्टराइज करने का ट्राई करो, एक जैसी टर्म को साथ में कलेक्ट करो। तो इसको अगर उधर भेजेंगे अपन, ए स्क्वायर प्लस बी है, ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। अब देखते हैं अगर इसमें से कुछ फायदा मेरा बन पा रहा है कि नहीं बन रहा है, फैक्टराइज हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अगर मान लो इसमें से आप ए स्क्वायर ही कॉमन भी अगर लोगे, कॉमन लेते तो क्या बचता, आई बचता है ना, 1 की जगह क्या लिखते हैं आई माइनस बी प्लस बी इक्वल टू 0। और क्या कर सकते हो, प्लस बी को माइनस बी की जगह लीजिए, मतलब प्लस बी को माइनस बी और फिर को दोनों को बराबर कर दे। सर वहां पे जो बी है उसके साथ प्लस आई माइनस आई कर दे तो। हाँ ये वाला टर्म क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, ए स्क्वायर आई माइनस बी है,
तो यहाँ पे एक आई ऐड कर देते और सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ए स्क्वायर आई माइनस बी, इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो आई माइनस बी प्लस आई इक्वल टू 0। अब इन दोनों के फैक्टर मेरे पास क्या बन जाएंगे, ए स्क्वायर माइनस आई इंटू आई माइनस बी इक्वल टू माइनस आई। और माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास दो फैक्टर बने, ए स्क्वायर माइनस आई इंटू बी माइनस आई इक्वल टू आई। देखो आपने जो कहा वही मैंने किया अभी तक। सबको समझ में आया क्या किया मैंने यहाँ पे? यस यस सर। एक बार देख लो सब लोग अच्छे से प्लीज। ठीक है, अब यहाँ पे करने के बाद अब अपन क्या कर सकते हैं, सोच के बताओ। यहाँ सर पे इक्वल डाल के करते हैं। प्रोडक्ट आई के बराबर आ रहा है। आपको क्या सिखाया गया था, अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आई के बराबर आता है इसका मतलब क्या होता है? इनवर्स होते थे। हाँ, ये एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। ठीक है, ये तो हमने सीखा है कि भाई अगर ये हाँ आई के बराबर है मतलब ये एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं। हाँ, और अब क्या करें यहाँ पे, बताओ, सोचो सोचो जल्दी से, या फिर और कोई अप्रोच? यहाँ पे मेरे पास दो फैक्टर बन गए, मतलब यहाँ से मेरे पास एक चीज आ गई कि भाई ये फैक्टर आई के बराबर आ रहा है, मतलब दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। अब क्या करें? ऑप्शंस में क्या क्या दिया आपको? फर्स्ट ऑप्शन में ए स्क्वायर बी इक्वल टू बी ए स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन में दिया ए स्क्वायर बी इक्वल टू आई। तो कौन सा सेटिस्फाई करेगा ये देख लेंगे। बताओ क्या करें? सर यहाँ पे ए स्क्वायर और बी के बीच में कोई रिलेशन नहीं निकाल सकते अगर एक को इन्वर्स करके कुछ करे तो? देखो हाँ, एक दूसरे के इनवर्स से तो आप क्या क्या बोल सकते हो, बस इनवर्स से तो क्या बोलोगे कि भाई एक तो डिटर्मिनेंट के बारे में बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो इनवर्स से? तो ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट एट साइन ऑफ बी। ए स्क्वायर माइनस आई को बी माइनस आई के इनवर्स के इक्वल रखें तो आई का इनवर्स तो आई होगा और आई से आई कट जाएगा तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी नहीं नहीं इनवर्स आ नहीं, इनवर्स थोड़ी आप अलग अलग बांटते हैं। ए प्लस बी का होल इनवर्स ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स थोड़ी होता है। इसका अनम्यूट करो, बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है टीवी का। आप टीवी में कैसे पढ़ लेते हो? पीछे टीवी चल रही हो, इधर क्लास में सुन। सर पढ़ना ही पड़ता है, वो लोग बंद नहीं करते। ठीक है, सर वहाँ माइनस आई है तो मतलब यहाँ पे आखिर में हमने प्रोडक्ट में प्लस आई कर दिया है। वो तो मैंने इधर इंटरचेंज भी तो किया है, देखो ध्यान से। बी माइनस आई माइनस बी को बी माइनस आई लिख दिया है। सर तो हम इक्वल रख दें, मतलब बी माइनस आई को आई के इक्वल रख दे। हाँ हाँ, बी माइनस आई आई के इक्वल क्यों रखोगे? बी माइनस आई आई के इक्वल थोड़ी होगा। और फिर मतलब ऑप्शंस में फिर रख के देख लेते कि अगर कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। नहीं देखो देखो, यहाँ से ऑप्शन सी तो गलत हो जाएगा। ए स्क्वायर इक्वल टू यस सर, 0 हो जाएगा। हाँ वो तो जीरो, ऑप्शन सी तो गलत है आपका। दूसरे अगर बाकी ऑप्शन चेक करने हैं तो या तो अपन क्या, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे अगर आप, तो मल्टीप्लाई करके तो वापस यही बनना है जो ऊपर था। यस सर, स्टार्टिंग का। हाँ, बी और तो और सोचो फिर। देखो ऑप्शन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तो फिर अब ऑप्शन ए में अपन को ए स्क्वायर बी का टर्म आ रहा है, तो ए स्क्वायर बी तो मेरा यहाँ पे है ना। अब ए स्क्वायर बी की वैल्यू बी ए स्क्वायर के बराबर है कि नहीं है ये चेक करना है। बी स्क्वायर, अच्छा ये अपन क्रिएट कर सकते हैं ना, देखो ध्यान से। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्रिएट होगा, मतलब ए स्क्वायर बी क्रिएट होगा। अगर मुझे उल्टा क्रिएट करना है तो यहाँ पे उल्टा लिखना पड़ेगा, इसको आगे इसको पीछे, तो मेरा ये क्रिएट हो सकता है उल्टा वाला टर्म, बी ए स्क्वायर क्रिएट होगा। देखो यहाँ पे आप देखो ऑप्शन नंबर ए को ध्यान से ऑब्जर्व करो।
ए स्क्वायर बी और बी ए स्क्वायर है, दोनों में क्या है भाई, एक दूसरे के उल्टे लिखे हुए हैं, हाँ है ना, यस बोलो। अच्छा अगर ए और बी एक दूसरे के इनवर्स होते हैं तो ए बी इक्वल टू आई है तो बी ए भी इक्वल टू आई, ये भी तो होगा, हाँ है ना, उल्टा लिखो या सीधा लिखो, दोनों का आंसर आई आएगा क्योंकि एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, बोलो। अब देखो Yes. यहाँ पे मैंने क्या दिमाग लगाया कि यहाँ पे ए स्क्वायर भी तो ऑलरेडी है, मतलब अगर मुझे इसका उल्टा क्रिएट करना है तो इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, इसका क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल, ठीक है, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे अगर मेरे पास यहाँ पे ये दिया हुआ था कि आई माइनस ए स्क्वायर माइनस आई इक्वल टू दिस, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, उल्टा कर दोगे तो, उल्टा कर दो इसका, एक सेकेंड जगह एक और पेज ऐड कर लो, उल्टा करोगे तो क्या आ जाएगा, पहले बी माइनस आई आ जाएगा और फिर सेकंड में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस आई, इसकी वैल्यू भी क्या होगी, आई के बराबर होगी, बोलो, है ना। यस समझ पा रहे हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे बी ए स्क्वायर क्रिएट करना। अब इनको मल्टीप्लाई करते, तो जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो बी ए स्क्वायर माइनस बी माइनस ए स्क्वायर प्लस आई इक्वल टू आई, यहां से ये क्रिएट हो गया। यहां से मेरे पास क्या क्या टर्म आ जाएगा, बी ए स्क्वायर के साथ बी ए स्क्वायर की किस वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ये दोनों माइनस उधर जाके ऐड हो जाएंगे तो बी प्लस ए स्क्वायर, है ना। तो बी ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, ये बी प्लस ए स्क्वायर, और क्वेश्चन में ये भी बी प्लस ए स्क्वायर दिया था, हाँ है ना, देखो ध्यान से। यस सर। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब देखो अल्टीमेटली अपन मैट्रिक्स वाले जो इक्वेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, इसको आप करके, अब देखो इसमें कोई ऐसा नहीं कि कोई कॉन्सेप्ट था कि जो क्लास में सिखाया जा सके। आपने सबसे पहले फैक्टर बनाए, हाँ है ना, ये तो आपको बनाने ही पड़ेंगे। फैक्टर बनाने के बाद आपने क्या देखा कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आई के बराबर आ रहा है, मतलब वो एक दूसरे के इनवर्स होंगे, तो बेसिक अपन ने पढ़ रखा है। अब ऑप्शन सारे अलग अलग दिए, तो ऑप्शन नंबर ए को जब चेक किया, ए स्क्वायर बी का टर्म आ रहा था, तो ए स्क्वायर बी तो ऑलरेडी मेरे पास था क्वेश्चन में, उसका आरएचएस पार्ट था बी ए स्क्वायर, तो बी ए स्क्वायर क्रिएट करने के लिए इसका उल्टा चाहिए था, तो मैंने इसी को उल्टा कर दिया। क्या आपको समझ में आया क्वेश्चन कैसे किया? यस सर। ओके, यस तो ये भी क्वेश्चन था आपको मैट्रिक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, let n denotes the turn up of Faraday's rule probability of the system of equation has a unique solution is k by 6। ये थोड़ा सा, हाँ ये टफ कैटेगरी में आएगा क्योंकि इसमें प्रोबेबिलिटी और आपका ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मिक्स करके एक अच्छा क्वेश्चन बना है, ठीक है। ऊपर वाले जो दो, फोर्थ और फिफ्थ, ये दोनों मीडियम और इजी लेवल की कैटेगरी में आ सकते हैं, मीडियम लेवल या मीडियम लेवल में रख सकते हो, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला गया n denotes the number that turn ups when a fair dice is rolled, ठीक, कैपिटल n ये डिनोट करता है। the probability the system of equation has a unique solution is k by 6, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती थी? सिर्फ एक्स वाई जेड की सिर्फ एक ही वैल्यू से सर्टिफाई कर। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मैट्रिक्स के टर्म्स, सर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 सर डी हाँ, नॉट determinant- इक्वल्स हाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है ना। यस सर। सबसे बेसिक कंडीशन यूनिक सॉल्यूशन की यही तो होती है, याद है कि नहीं याद सिस्टम ऑफ Yes, sir. इक्वेशन में? यूनिक Yes. सॉल्यूशन मतलब इसका जो डेल्टा बनेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बनेगा, वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो डिटर्मिनेंट मतलब कोएफिशिएंट मैट्रिक्स कितना आ जाएगा, 2 3 3n दिस नॉट इक्वल टू 0। रूल वाला है ना क्या हो गया सर, ये क्रेमर्स रूल है ना। हाँ क्रैमर्स रूल बोलो या क्रैमर्स रूल कंडीशन है, तो बेसिक क्रैमर्स रूल भी है। तो नॉर्मल कंडीशन आती है सिस्टम ऑफ इक्वेशन में सॉल्यूशन की। तीन तरह के सॉल्यूशन होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, और इनफाइनाइट और नो सॉल्यूशन में डेल्टा इक्वल टू 0 और फिर उसके एक और दो सब कंडीशन होती है। लेकिन यूनिक सॉल्यूशन को तो एक सिंगल कंडीशन होती है ना, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, या फिर डिटरमिनेंट ऑफ ट्राइवल में क्या फर्क होता है? क्या ट्राइवल सॉल्यूशन और नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। ट्राइबल सॉल्यूशन होता है आपका जैसे कि वो होमोजीनियस में आता है कि जब आपका जैसे होमोजेनियस के केस में कांस्टेंट टर्म सारी 0 होती है, उस केस में एक ट्रिवियल सॉल्यूशन आता है, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, नॉट z इक्वल टू 0, सिंगल सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ पे इक्वेशन होमोजीनियस नहीं है, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करो जल्दी, बताओ यहाँ पे n की कंडीशन क्या आ रही है? सर n-2 into n-3 is equal, मतलब ये फैक्ट n-2 और n-3 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से मेरे पास कंडीशन क्या है कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए n की वैल्यू 3 और 2 नहीं होनी चाहिए। यस सर। ये बात समझ में आई? हाँ अब Yes. देखो क्वेश्चन, अब मेरे पास क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि प्रोबेबिलिटी दैट इसके यूनिक सॉल्यूशन आए, उसकी प्रोबेबिलिटी हमको कितनी गिवन है, k by 6,
ठीक है, देन द सम ऑफ वैल्यू ऑफ k एंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n, सम ऑफ वैल्यूज ऑफ k एंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n। n मतलब क्या है, एक डाइस को थ्रो किया गया, यस सर। तो n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 1 2 3 4 5 से 6 लेके 6। 3 और 2 तो नहीं होगा ना? सर 3 2 नहीं होगा, मतलब हाँ, तो 1 वैसे डाइस 4 5 6 5 5 और 6। 6। या तो एक तो आपको पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n, तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n तो क्या क्या ये हो जाएगी, है ना? ये ठीक है, अब मुझे बता प्रोबेबिलिटी ये k कैसे निकलेगा? सर के में हम 1 4 मतलब 1 4 5 6 यूज करके n की वैल्यू। सर ये 4/6 हो जाएगी ना क्यों 4/6 होगा? सर, क्योंकि 2 और फेवरेबल, 3 हाँ नहीं आने चाहिए ना। हाँ, फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 4 यूनिक सॉल्यूशन के लिए, बोलो, है ना? यस सबको दिख रहा है? टोटल तो 6 आउटकम थे, लेकिन फेवरेबल कितने हो गए? 4, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? फेवरेबल 4/6 4 टोटल अपॉन 6, तो k कितना आ जाएगा यहाँ से कंपेयर करोगे तो? 6 सॉरी 4, k कितना आ जाएगा? 4। 4। आपको क्वेश्चन पूछा था कि सम ऑफ द वैल्यू ऑफ k एंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ, इन सबका सम करना है। इन चारों का और इसके साथ 4 का सम करो, कितना आ रहा है? 16 और 4 20, है ना? आ रहा है? यस अब देखो यस सर प्लीज। क्वेश्चन जा रहा हूँ। सबसे पहली बेसिक कंडीशन तो आपको देखो बहुत, ये भी अगर देखा जाए तो मीडियम लेवल का ही है। सबसे बेसिक कंडीशन थी यूनिक सॉल्यूशन की। क्लास में आप कोई भी नोट्स उठा के देख लो, ये आपको सबसे पहले पढ़ाया जाता है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कि अगर किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन मतलब उसका डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा? नॉन जीरो। हाँ, है ना? ये सबको पता था कि नहीं? यस यस सर। पता है ना? वेरी गुड। अब यहाँ से नॉन जीरो अपन ने किया तो एन की दो कंडीशन आ गई कि एन की वैल्यू 3 और 2 नहीं होनी चाहिए। मतलब एन की पॉसिबल वैल्यू फिर क्या हो जाएगी? एन मतलब एक डाइस को थ्रो करने पे जो नंबर आता है, तो एन की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या आ गई अपने पास? 1 4 5 6, है ना? तो अपने फेवरेबल आउटकम 4, तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, तो फेवरेबल आउटकम 4, टोटल आउटकम 6, तो प्रोबेबिलिटी 4/6 थी, तो वहां से के आ गया। अब इन दोनों का सम पूछा था, ये आगे समझ में सबको? यस सर। यस सर। ठीक। यस सर। अगले 3 क्वेश्चन इस तरह के आए थे, उसमें 7th वाला देख लो एक बार। ट्राइंगल के बारे में क्या बोला गया? ट्राइंगल PQR ABCD आर ऑन द साइड सच दैट रेशियो आपको 1/2 गिवन है, देन द एरिया, ये सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल क्वेश्चन दे दिया है। ये किसका है? वेक्टर का है, किसका है? अच्छा, 1:2 1:2 1/2 1/2 दिया हुआ है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है। अच्छा, वेक्टर्स में एरिया ऑफ ट्राइंगल याद है क्या होता था? रेशियो का टर्म्स क्वेश्चन है। एक ट्राइंगल है PQR। अब इस PQR ट्राइंगल के अंदर बोला गया 3 पॉइंट है ABC। चलो एक बार ट्राई कर लेते, पूरा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हल्का सा हिंट देके अपन आगे बढ़ जाएंगे। ट्राइंगल ABC, ए कहाँ है? ए कहाँ पे? QR पे है। ए कहीं पे भी ले लो, और RP पे B है, और यहीं पे कहीं C होगा, तो ये ABC कोई साइड है। अब इस ट्राइंगल का उस ट्राइंगल का रेशियो पूछा है आपको, और क्या गिवन है कि ये जो QA अपॉन दिस 1:2, ये 1:2 है। फिर आपको और क्या गिवन है? RB मतलब ये 1:2 गिवन है, और यहाँ से क्या PC मतलब ये 1:2 गिवन है। क्या यहाँ तक समझ में आया क्वेश्चन जो मैंने लिखा है? यस सर। यस सर। एक ट्राइंगल PQR, उस पे 3 पॉइंट ABC, और ये 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ये यहाँ तक तो अपन को पता चल गया। पूछा गया एरिया इस बड़े वाले ट्राइंगल का और नीचे छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया का रेशियो। ठीक है, तो अब एरिया, या तो अपन एरिया, देखो ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए क्या क्या चीजें होती है हमारे पास? या सिंपल हाफ बेस इनटू हाइट होता है, या फिर अपन डिटरमिनेंट की मदद से निकालते हैं हाफ x1 y1। और अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स तो गिवन नहीं है, क्या गिवन है? सिर्फ रेशियो गिवन है ना? ठीक है। Yes. या तो कोऑर्डिनेट्स का यूज करें, या तो वेक्टर का यूज करें, क्योंकि वेक्टर के टर्म्स में भी एरिया निकालना आता है। कोई भी दो साइड का अपन क्या कर देता है? हाफ। कोई भी दो साइड का क्रॉस प्रोडक्ट, है ना? ट्राइंगल का एरिया Yes. मैग्नीट्यूड ऑफ द, तो यहाँ पे आप चाहो तो कोई भी दो साइड का क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हो। कैसे करें बताओ? वेक्टर के टर्म्स में करें इसको, ट्राई एक बार बोलो। यस तो P वेक्टर को आप मान लो इसका पोजीशन वेक्टर मान लिया आपने P वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर R वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर Q वेक्टर। ठीक है। क्या ए पॉइंट ए पता कर सकते हो? बोलो। यस सर। फॉर्मूला कर दिखाएगा?
m into this n into this upon m plus n, तो बताओ कितना आएगा a का पोजीशन वेक्टर? सर 2q प्लस r क्यू क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर अपॉन 3। अपॉन 3। वेरी गुड। तो a आ जाएगा, इसी तरह से b भी आ जाएगा, इसी तरह से c भी आ जाएगा, है ना? यस सर। अब आपको बोला एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? किसी भी दो साइड का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। ठीक है, यस सर। आप चाहो तो कोई भी दो साइड ले लो, कोई भी दो साइड QP और QR ले लो, तो QP क्रॉस QR का मैग्नीट्यूड, और ट्राइंगल ABC के लिए भी कोई भी दो साइड ले सकते हो, AB क्रॉस AC का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू पुटअप करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। हो सकता है अगर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है तो छोड़ देना, लेकिन अगर सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट है तो कर देना। क्लियर है सबको? सेक्शन फॉर्मूला का यूज करवाया गया था। ओके सर इसमें ट्राइंगल 4 पार्ट में डिवाइड भी हो रहा है इक्वली। ट्राइंगल 4 पार्ट में डिवाइड भी हो रहा है क्या? सिमेट्री है इतनी, पर वो तो डिपेंड करेगा ना ट्राइंगल PQR कैसा है, हर ऐसा होगा क्या इक्वली डिवाइड पर हर बार? मान लो PQR ट्राइंगल अगर वैसा हुआ कुछ, एक बच्चा बोल रहा है सर ट्राइंगल 4 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, तो क्या ये ऑलवेज पॉसिबल है? एक बार चेक करके देख लेते हैं। मान लो एक रैंडम ट्राइंगल में ले लिया PQR, उसमें हमको रेशियो 1:2 दिया होगा, पर ये प्रूव कैसे करोगे कि इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है? मान लो ये रेशियो 1:2, फिर इधर से आपका था 1:2 और इधर से कहां से था? यहां से 1:2। या आप कैसे बताओगे कि इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है? बताओ, बोल सकते हो क्या? नो सर। नहीं नहीं, ठीक है, वो अगर ट्रायंगल PQR सिमेट्रिकल होता तो अपन बोल सकते थे, यहाँ पे डायरेक्ट जजमेंट नहीं डाल सकते, हो सकता है हो सकता है ना हो। ठीक है, इसलिए अपन को बेसिक से जाना पड़ेगा। क्लियर है सबको? यस। अब देखो एक 8th क्वेश्चन वेक्टर का आ गया, u पता है, v पता है, अगेन आपको u डॉट w के बारे में दिया हुआ, u क्रॉस w के बारे में दिया और u डॉट w के बारे में पूछा गया। तो एक बेसिक तरीका का तो क्या होता है जो आपको सिखाया गया था? तो वेक्टर अज्यूम कर, हाँ, वेक्टर अज्यूम कर लो। W के बारे में पता नहीं तो W को आप xi के yj के z के अज्यूम करके सॉल्व कर सकते हो, हाँ है ना? यस सर। ठीक है, ट्राई कर लेना इसको एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 में, लेट अल्फा बी द रूट ऑफ द इक्वेशन ABC आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स एज द मैट्रिक्स इज सिंगुलर, देन द वैल्यू ऑफ दिस। अब देखो अगेन यहाँ पे लंबा सा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, अब इसके बारे में सोचना। सिंगुलर का मतलब क्या होता था? डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। वेरी गुड, डिटरमिनेंट 0 हो जाता है। ठीक है, सिंगुलर का मतलब 0 और अल्फा इज द, अल्फा उसका रूट है, मतलब अल्फा उसको सेटिस्फाई करेगा, है ना? अच्छा, इस ऐसी इक्वेशन को देख के आपको क्या याद आ रहा है? तो सबसे पहले तो ये बताओ, a माइनस c का x स्क्वायर प्लस b माइनस a का x प्लस c माइनस डिटरमिनेंट लगा थोड़ा थोड़ा। नहीं, और सोचो, और बेसिक इसके अंदर होगा। हाँ वेरी गुड, इसका एक रूट बना, सिमेट्रिकल नहीं दिखा आपको? देखो a माइनस c, b माइनस a, c माइनस 1 रखो, सेटिस्फाई कर रहा है क्या? यस सर, सही बात है। देखो 1 रखोगे तो a कट जाएगा, c कट जाएगा, b कट जाएगा। ये सिमेट्रिकल इक्वेशन है, ये याद होना चाहिए आपको। कभी भी सिमेट्रिकल इक्वेशन होती है तो कभी कभी उसमें x को 1 रख के देखोगे तो एक रूट इसका x इक्वल टू क्या आ गया? 1 आ गया, है ना? देखो x को 1 रखो, सेटिस्फाई कर रहा है बच्चों? ठीक है, अरे बोलो या हाँ है ना? यस सर। इसका एक रूट हो गया 1, दूसरा रूट क्वेश्चन में बोला गया अल्फा। अब बताओ क्या करूं? अल्फा सर सम निकालना, ऑफ द रूट्स और सम ऑफ द रूट कर प्रोडक्ट। दो। हाँ, सम ऑफ द रूट भी कर सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी कर सकते हो। तो सम ऑफ द रूट करोगे या फिर प्रोडक्ट भी करोगे तो डायरेक्ट आ जाएगा। हाँ सर, मतलब प्रोडक्ट भी कर सकते हो, सम भी कर सकते हो, दोनों से आपका बेसिकली अल्फा की वैल्यू आ गई। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, तो देखो ये तो एक इन्होंने बस ऐसे टेस्ट करने के लिए ले लिया, क्वाड्रेटिक के साथ मिक्स कर दिया, बाकी कोई दिक्कत नहीं थी। अल्फा आपके पास आ चुका है, अब ये सिंगुलर है तो सिंगुलर की क्या कंडीशन अप्लाई करोगे? डिटरमिनेंट इसका 0 कर दोगे तो यहाँ पे डिटरमिनेंट में क्या क्या आ रहा है? अल्फा स्क्वायर अल्फा 1 1 1 1 और ए बी सी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो 3 1 है, तो चाहो तो 2 1 को 0 बना दे, डिटरमिनेंट को, तो 2 1 को 0 बनाना आता ही आपको, है ना? अरे बोलो। तो कॉलम 2 और कॉलम 3 में कॉलम 1 को सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो यहाँ पे अगर देखोगे तो अगर कॉलम 2 में कॉलम 1 सब्सट्रैक्ट किया, ये 0, ये b माइनस ए। यहाँ पे भी अगर कॉलम इसमें ये सब्सट्रैक्ट कर दिया कॉलम 1, तो ये 0 और ये c माइनस ए। अब चाहो तो इसके अबाउट ओपन कर दो, प्लस माइनस
तो इसके अबाउट ओपन कर दोगे तो आपके पास क्या बचेगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, और फिर इसका यूज करना। कर लोगे ट्राई आप? सर Yes, sir, Yes. कर ली। ठीक, नेक्स्ट फटाफट देखते जाओ। ये तो 10th वाला भी थोड़े दिन पहले किया था। सर इसका तो वो भी याद है, हाँ ठीक है ना, कल ही तो किया था। हाँ कल ही किया था। 11 देख लो, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट। अच्छा ये अब हट गया है, प्लेन वाला क्वेश्चन है, प्लेन की इक्वेशन यहाँ पे लगेगी। 12th द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके अब देखो डिफरेंशियल का क्वेश्चन आ गया। तो डिफरेंशियल का क्वेश्चन आते से अपन को सबसे पहले क्या देखना है, सर कौन सी फॉर्म बन रही है, एलडी फॉर्मेट। वेक्टर? देखो मैंने आपको कहा था डिफरेंशियल ऐसा चैप्टर है ना जिसमें ज्यादा थ्योरी नहीं है, वो कहीं ना कहीं अगर इजी मीडियम का क्वेश्चन आ गया तो मजा आ जाएगा, और ज्यादा टफ आए तो छोड़ देना, लेकिन अगर इजी मीडियम का है तो हो जाना चाहिए। अब पहले मैं इसको ध्यान से लिख रहा हूँ, आप सोचो अपने मन में सब लोग कि किस फॉर्मेट का है, एक बार सोचो फिर अपन डिस्कस करते हैं। तब तक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सर एलडी। हाँ अब बताओ किस फॉर्मेट में दिख रहा है आपको ये कुछ? सर इसे मतलब सॉल्व करना पड़ेगा एलडी बनाने के लिए। अच्छा पहले तो dy बाई dx अगर क्रिएट करना चाहो तो dy बाई dx एक बार बना के देख लेते हैं, या फिर dx बाई dy जो भी बनेंगे उसके बाद सोचेंगे। x क्यूब dy इक्वल टू ये उधर जाएगा तो 1 माइनस एक्स वाई डी एक्स, तो यहाँ से dy बाई dx का टर्म आपके पास क्या बनेगा, dy बाई dx इक्वल टू 1 बाई एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू वाई। तो ये बन गया बेसिकली dy बाई dx प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 1 बाई एक्स क्यूब। अब दिख गया? यस सर। अल्टीमेटली हर बार सबसे पहले तो dy बाई dx तो बनाओगे ही, तो dy बाई dx जैसे ही बना के देखा तो ये आ गया। या तो क्वेश्चन डायरेक्ट उसका आता है स्टैंडर्ड वाला, लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड नहीं है, तो ये कौन सा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो इसका इजी क्वेश्चन आ गया कि नहीं आ गया? हाँ है ना, ठीक है ये कर लेना आप। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी का एक और क्वेश्चन। लेट दिस बी द सैंपल स्पेस, A be the subset of this, below are the two statement, then which of the following statement are true। ठीक है, एक क्वेश्चन पिछला तो था प्रोबेबिलिटी का, वो थोड़ा सा मिक्स फॉर्मेट में था, अब ये थोड़ा सा अच्छा लेवल बना दिया इन्होंने। ट्राई कर लो अगर हो पा रहा हो तो ठीक, नहीं तो अपन देखते हैं क्या कर सकते हैं इसके अंदर। जल्दी देख लो एक बार खुद से, पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, टफ है कि इजी है, जो भी है जजमेंट लगाओ। पहले क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से और देखो उसमें वो क्या कंडीशन गिवन है, क्या इसका मतलब है क्वेश्चन का। ये सैंपल स्पेस में पहले लिख लेता है इसको, देख लेते हैं क्या क्वेश्चन हो पा रहा है कि नहीं अपन से। ये सैंपल स्पेस है मेरा और A इज द सबसेट ऑफ दिस सैंपल स्पेस। A इसी का सैंपल स्पेस, मतलब कोई ना कोई इवेंट होगा ये, ठीक है, तो A कोई इवेंट है, चलो ठीक है। तो स्टेटमेंट वन क्या बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल टू 0, किसी एक्सपेरिमेंट का एक इवेंट होगा। एक अनम्यूट करो यार, बैकग्राउंड नॉइज बहुत आ रही है। कौन है? करो। ठीक है, स्टेटमेंट ए में क्या बोला गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल टू 0, देन A को क्या होना पड़ेगा 5। अब बताओ इसका ये सही है गलत, सोचो। क्वेश्चन समझना है, एक सिंपल देखो यहाँ पे सिंबल अजीब अजीब यूज किए, लेकिन है कुछ भी नहीं क्वेश्चन में। एक एक्सपेरिमेंट है जिसका एक इवेंट ए, उसका एक कोई ना कोई इवेंट है, जैसे अपन करते हैं ना, एक डाई को थ्रो किया, ये एक्सपेरिमेंट है, गेटिंग नंबर इवन नंबर, ये उसका कोई ना कोई क्या हो गया, इवेंट हो गया, सब इवेंट। तो वैसे ए उसका कोई ना कोई सब इवेंट है। अगर उसकी प्रोबेबिलिटी 0 आ रही है तो प्रोबेबिलिटी 0 कब आएगी? इवेंट इज 0। हाँ प्रोबेबिलिटी 0 कब आएगी? उसके फेवरेबल आउटकम है तो 0। यस सर। अच्छा इसके अलावा भी और कुछ आ सकती है कि, सोच के बताओ। 0 आ सकती है कि, मान लो मतलब सोचो आप, चलो आप खुद से सोचो कि इवेंट ए को बेसिकली 5 होना जरूरी है क्या? बेसिकली मैंने बोला कुछ और हो जाए जो सैंपल बेस स्पेस में ना हो। हाँ मैंने क्या बोला, हाँ मैंने बोला वो सबसेट है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो 0, लेकिन क्या एक ए के अंदर ए को 5 होना जरूरी है क्या? नहीं सर, थोड़ा सा सबसेट है। हाँ ये मान लो आपका सबसेट है इसका कोई ना कोई, मान लो अपन डाइस का एग्जांपल ले लेते हैं ताकि ये सबसे आसान डाई का होता है। एक डाई का एग्जांपल लिया तो सैंपल स्पेस में तो क्या क्या जाएगा, 1 से 6 है ना, बोलो। यस सर। 1 से 6। अब इसका कोई ना कोई इवेंट डिफाइन करना, तो मान लो मैंने इवेंट ए डिफाइन कर दिया, गेटिंग ऑड नंबर, है ना,
बोलो। लेकिन हाँ उस केस में भी इसकी प्रोबेबिलिटी तो आएगी। सर अगर हम ये इवेंट डिफाइन करते हैं कि दोनों 3 और 4 एक साथ आ जाए तो भी तो 5 हो सकती है। नहीं सर दोनों लेकिन फिर वो सबसेट थोड़ी रहेगा। भाई को तो आप एक ही बार थ्रो कर रहे हो ना, आपको कुछ ऐसा सोचना होगा कि क्या ये ऑलवेज ट्रू है क्या ऑलवेज ट्रू नहीं है। और स्टेटमेंट भी क्या बोला, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1, तो 1 कब बनेगी जब a इक्वल टू पूरा सैंपल स्पेस के बराबर हो। तो आपको यही सोच के देखना है कि क्या ये ऑलवेज ट्रू होगा या ऑलवेज ट्रू नहीं होगा। सर पहला वाला स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू तो नहीं होना चाहिए। हाँ लेकिन वो उसका हाँ उसके लिए प्रूफ वही मैं एग्जांपल लेने की सोच सर रहा हूँ। ये अगर हम इवेंट ए डिफाइन करें कि हम एक बार डाई थ्रो करें और हमें 2 नंबर आ जाए तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी 0 होगी और ये सबसेट भी होगा। नहीं नहीं नहीं, ये कैसे इवेंट डिफाइन, आप एक बार डाई को थ्रो करोगे तो 2 नंबर कैसे आ जाएंगे। तो ये तो इवेंट प्रोबेबिलिटी ही सर 0 हो गई। नहीं नहीं, पर इवेंट ही गलत डिफाइन करा ना। ऐसा आप तो ऐसा कुछ भी डिफाइन थोड़ी कर सकते, आपको एक्सपेरिमेंट के हिसाब से इवेंट डिफाइन करना पड़ेगा ना। आप अगर एक्सपेरिमेंट आपका थ्रोइंग अ डाई 1 टाइम तो आपको उसके हिसाब से इवेंट डिफाइन करोगे। आप अगर मान लो एक्सपेरिमेंट बोल रहे हो थ्रोइंग अ डाई और इवेंट में बोलो कि 2 नंबर आ जाए तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, वो तो इवेंट होगा ही नहीं उसका, उस एक्सपेरिमेंट का, वो तो फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट का इवेंट हो गया। तो कुछ ऐसा एग्जांपल सोचो जो उसी एक्सपेरिमेंट का सब इवेंट भी हो जिससे काम हो जाए। फिर कार्ड्स का यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है बताओ कार्ड्स के हिसाब से। ये वैसे तो एक्चुअली अपने आप में एक डायरेक्ट इन्होंने रिजल्ट यूज कर लिया ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी का, लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी का आंसर ढूंढना मुश्किल होगा हमारे लिए। ठीक है, क्योंकि आप जितने भी एग्जांपल लो, चाहे कार्ड्स का लो चाहे उसका लो, डाई का लो या कॉइन का लो, उन सारे केस में आपका अगर मान लो प्रोबेबिलिटी 0 बनानी है तो प्रोबेबिलिटी 0 बनाने के लिए फेवरेबल आउटकम को आपको 0 करना पड़ेगा, और फेवरेबल आउटकम को अगर 0 करना पड़ेगा अगर वो उसके सब पार्ट है तो वो बेसिकली उसको 5 ही आना पड़ेगा। और यहाँ ये केस वैलिड तभी नहीं होगा जब यहाँ पे कोई ना कोई ज्योमेट्रिकल केस, मतलब ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी वाला, समझ आ रहा है। जैसे मान लो मैं कोई बोल दूं कि एक सर्कल हो, सर्कल विद रेडियस r और एक पर्टिकुलर रीजन अपन डिफाइन करें इस तरह से कुछ, और जिसकी प्रोबेबिलिटी उस रीजन में ना, या फिर आप कोई ना कोई एक सेट डिफाइन कर दो 0 से 1, ठीक है, या फिर उस इस तरह से चीजें डिफाइन करनी पड़ेगी। बाकी अगर अपन जितने भी एग्जांपल लेंगे ये जो आप सोच रहे हो कॉइन वाला या डाई वाला या फिर वो, उसमें तो अपन को मेरे हिसाब से शायद कोई पॉसिबल एग्जांपल ऐसा होगा नहीं जिसमें प्रोबेबिलिटी भी 0 आ रही हो और वो सेट के अंदर एलिमेंट भी हो। कोई आ रहा है आपके दिमाग में? सर ऐसा बोल सकते गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6 थ्रोइंग अ डाइस। हाँ लेकिन वो फिर उसका सर वो सबसेट रहेगा। हाँ वो दिक्कत आएगी। अब जैसे गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6 की प्रोबेबिलिटी तो 0 हो जाएगी, लेकिन उसके उसके जो सेट अपन बोल रहे हैं उसके अंदर एलिमेंट भी तो फिर 5 होगा। सर बहुत फॉल्स का भी तो ऑप्शन है, तो फिर हम क्यों उसके मतलब। नहीं बहुत फॉल्स का तो है, मैं आपको एक्चुअली एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा था कि दोनों फॉल्स का है ऑप्शन, बिल्कुल सही है, लेकिन आपको जस्टिफाई भी तो करना पड़ेगा कि दोनों फॉल्स क्यों है। ठीक है, चलो इसके लिए अभी पॉज रखते हैं, ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी अगर अपन पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में देखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट किसका क्वेश्चन आ गया, रिलेशन का, यस सर। सिमेट्रिक नॉन सिमेट्रिक Yes, वाला sir. क्वेश्चन। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ो एक बार, रिलेशन आर डिफाइन, रिलेशन आर के अंदर किस तरह के एलिमेंट आएंगे, ए कोमा बी, जहां पे ए और बी में क्या रिलेशन किया है, जीसीडी ऑफ ए बी इक्वल टू 1। जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, हाँ है ना, और सर 2 ये जीसीडी भाई, ऐसे जीसीडी का मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, ये कौन सोचेगा। ये तो अब सोचना पड़ेगा, ये तो बचपन में यूज होता था वर्ड, एचसीएफ की जगह बहुत सारी बुक्स बचपन में जीसीडी भी यूज करती थी, हाँ है ना। है ये जीसीडी। कोई बात नहीं, आप जो भी यूज कर ले, आप क्या कुछ नहीं कर सकते उसका, ठीक है। कोई कोई ऑथर जीसीडी भी यूज करता है, जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, क्लियर है। सोना वो शायद। ठीक है, अब बताओ चलो, इसका जीसीडी 1 है
2a नॉट इक्वल टू b एंड ab बिलोंग्स टू z, इसका मतलब क्या आएगा? अब पूछा गया अगेन सारी वो ऑप्शन सिमेट्रिक के लिए चेक करना है एक तो, और दूसरा आपको ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करना है ना। ठीक है, रिफ्लेक्सिव चेक करने का तरीका क्या होता था? सर रिफ्लेक्सिव तो बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन तरीका क्या होता था? a सर, कॉमा A, a इसके अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? तो अगर रिफ्लेक्सिव मतलब जीसीडी ऑफ a कॉमा a, इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर कितना होगा? a होगा, सर यही होगा। है ना? तो मतलब रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, तो नॉट रिफ्लेक्सिव, तो नॉट रिफ्लेक्सिव वाला एक ही ऑप्शन है। खैर उसमें चलो आगे देखते हैं फिर। सर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक हो सकता है। सिमेट्रिक के लिए क्या चेक करते? तो जीसीडी ऑफ बी ए, है ना? उल्टा इसका Yes. ए बी की जगह बी ए चेक करते हो। अच्छा, ए बी का 1 है तो इसका भी 1 ही होगा, यस सर। तो ये भी आएगा। मतलब सिमेट्रिक तो हमेशा होगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी तो गलत हो गया, क्लियर है? और ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया। अब या तो आपके पास ऑप्शन नंबर ए आएगा या तो ऑप्शन नंबर डी आएगा, ए और डी में से कोई एक। अच्छा, नॉट रिफ्लेक्सिव, अब ट्रांजिटिव चेक करना पड़ेगा। यस सर। ट्रांजिटिव देखना पड़ेगा, तब जाके अपन पता कर पाएंगे। ट्रांजिटिव के लिए याद है ना क्या करोगे? ए और ए कोमा बी और बी कोमा सी को अज्यूम करोगे कि आ रहे हैं, फिर चेक करना पड़ेगा ए कोमा सी भी आएगा या नहीं आएगा। ऐसा जरूरी है क्या फिर? सर चेक करने के बाद पता चलेगा ना। अरे तो नॉर्मल है ना, जैसे मान लो ए कोमा बी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 है और बी कोमा सी का ग्रेटेस्ट डिवाइजर 1 है, तो क्या आप बोल सकते हो कि ए कोमा सी का भी ग्रेटेस्ट डिवाइजर हमेशा 1 होगा? यस सर। हाँ सर। नहीं, सर नहीं सर, कभी अगर A 3 है और B 2 है। कोई भी एग्जांपल ले लो, यहाँ पे ले लिया 3, यहाँ पे कोई भी एक नंबर ले लो, सर, 2। 8 ले लो, चलो ठीक है। अब यहाँ पे इसको 8 ही लेना है, इसको ले लो मान लो 9। देखो क्या सेटिस्फाई कर रहा है इनका? नहीं। इनका भी नहीं 1। सर। यहाँ पे अगर 3 और 9 ले लिया तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, है ना? नहीं, तो नॉट, अब देखो इजी था ये, मतलब टफ नहीं था ज्यादा, नॉट ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसको सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है सबको? अगेन दिखने में बहुत अजीब अजीब दिया हुआ था, आपको बहुत ध्यान से शांति से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सर अगर वो जीसीडी समझ में आ जाता है ना तो हो जाता है। यस सर। अब जीसीडी तो आना चाहिए, थोड़ा सा लॉजिक लगाने में। जीसीडी का मतलब क्या हो रहा होगा? 1 दिया होगा, मतलब कहीं ना कहीं एचसीएफ ही दिया होगा, ठीक है? सर ये एबीसीडी के बाद ईएफ कहाँ लेके चले गए? अच्छा, नहीं वो जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है। खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट। अरे पूरा ही खड़ी है, चलो। आपको दिया है 3 पॉजिटिव इंटीजर इक्वल है r इक्वल टू p³ + 1 सच दैट दिस इज आर एन AP कॉमन डिफरेंस 1/2। तो इसके बारे में अब देखो, एक सीक्वेंस सीरीज का एक क्वेश्चन आ गया। अब देखो यहाँ पे एक और 3D का एक और क्वेश्चन दिया है। एक 3D का क्वेश्चन पहले भी आया था, याद है आपको? यस सर याद है। अब देखो 3D के 2 क्वेश्चन आ गए यहाँ पे, देख पा रहे हो कितना इंपॉर्टेंस है 3D का। और इस बार तो आपका सिलेबस भी रिड्यूस हो गया है, तो वेक्टर 3D को अच्छे से करके जाना। 2 क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो रिड्यूस सिलेबस से तो आसान क्वेश्चन ही आएगा। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है एक तो वो उससे पूछेंगे 3 लाइन को कोप्लेनर की कंडीशन, या फिर 2 लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इस तरह से, ठीक है? या फिर इमेज वाला क्वेश्चन आ जाएगा। इनमें से एक आधा क्वेश्चन तो आ ही जाएगा। अब देखो यहाँ पे भी ये वाला क्वेश्चन तो मैंने आपको करा रखा, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। अगर इस 3D की बात करें, फ्रॉम द प्लेन मेजर पैरेलल टू द लाइन। ये हल्का सा हिंट दे दो मुझे, कैसे करोगे? सर इसमें ना ये इस लाइन मतलब इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन बना लेते हैं, फिर उसका जो पॉइंट होगा प्लेन पे वो निकाल लेंगे। इस डिस्टेंस जहां से आपको ये लाइन, जो जिस पॉइंट से ये लाइन पास कर रही है, इसके पैरेलल आपको डिस्टेंस चाहिए, तो आप इस लाइन की क्या लिख देना? इक्वेशन। लाइन की इक्वेशन के लिए पॉइंट चाहिए और क्या चाहिए? पैरेलल वेक्टर। तो पॉइंट तो पता ही है, वो दूसरी लाइन का पैरेलल वेक्टर भी इसका पैरेलल वेक्टर होगा। यस सर। ठीक है, तो पॉइंट पता है, पैरेलल वेक्टर पता है, इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। इस लाइन की इक्वेशन आने के बाद इस पे पॉइंट अज्यूम कर लेना। वो पॉइंट का लैम्डा के टर्म्स में पॉइंट अज्यूम होगा, उसको प्लेन की इक्वेशन में सेटिस्फाई करोगे तो लैम्डा आ जाएगा। लैम्डा आ जाएगा मतलब ये पॉइंट आ जाएगा, फिर 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना। ये तो बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जनरली आपको हर क्लास इलस्ट्रेशन में प्रीवियस पीवाईक्यू में दिख जाएगा, ठीक है? और दूसरा एरिया अंडर कर्व का क्वेश्चन देखो नीचे क्या क्या दिए बने। दोनों कर्व कौन से टाइप के हैं? सर पैराबोला और स्ट्रेट लाइन। हाँ, एक पैराबोला है और एक स्ट्रेट लाइन। वेरी गुड। एक पैराबोला जो कि शिफ्टेड है, इसका वर्टेक्स शिफ्टेड है y² वाला, और एक स्ट्रेट लाइन है। ये भी काफी आसान है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करोगे एरिया अंडर कर्व आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 और 17 दोनों आसान क्वेश्चन थे, और 14 भी आसान था। तो कहने का मतलब यहाँ पे 3, 14, 16 और 17, इन 4 में से ये 3 क्वेश्चन इजी लेवल के थे। इसके पहले अगर मैं बात करूं, इसके पहले में कहाँ गए? हाँ, ये वाला जो पेज था, इसमें अगर आप सोचोगे तो यहाँ पे आपका
10th और 11th और 12th ये भी इजी मीडियम लेवल के थे, डायरेक्ट क्वेश्चन थे। और यहाँ पे अगर अपन बात करें तो ये थोड़े से टफ थे नो डाउट, इसमें से हाँ ये तीनों टफ थे। अब लगातार 3 टफ दे दिए और यहाँ पे लगातार दो इजी और यहाँ पे 3 इजी दे दिए, देख पा रहे हो? तो इस तरह से मिक्स फॉर्मेट कुछ भी आ सकता है, अल्टीमेटली आपको इजी पिकअप करना है। अगर हार्ड आए तब बस बने रहना है। हाँ बस हार्ड आए तो घबराना नहीं है और इजी आए तो करते जाना। अब देखो यहाँ पे इस पेज को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 14, 16 तो 17 तीनों ही इजी है, देख पा रहे हो? डायरेक्ट क्वेश्चन आए, डायरेक्ट इलस्ट्रेशन क्वेश्चन है जो क्लास में कराए जाते हैं। और 15th वाला क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, एक बार ट्राई कर लेना घर पे। लॉग वाला क्वेश्चन है, एपी में है, कॉमन डिफरेंस वो दिया हुआ है, ठीक है। और लॉग की यहाँ पे क्या करना, वो वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर देना, बेस चेंजिंग वाली। क्लियर है? यस फटाफट देखते जाते, नहीं तो ऐसे टाइम निकल जाएगा। अगला देख लो फटाफट, क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन देखो अगेन 18, द इक्वेशन दिस हैज यूनिक सॉल्यूशन इन दिस। हाँ फैक्टराइज कर लेना इसको, ग्रेटेस्ट इंटीजर को मिक्स करके क्वाड्रेटिक में क्वेश्चन बना दे, मतलब फंक्शन टाइप का क्वेश्चन है। x स्क्वायर माइनस 4x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 3, और इसको भी अगर इधर भेजोगे तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर आप कॉमन लेना चाहो तो देख लेना, जो भी कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो x कॉमन आएगा तो x माइनस 4 बचेगा, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉमन लोगे तो 1 माइनस x बचेगा। इसका सॉल्यूशन निकाल सर, यहाँ पे x माइनस ग्रेटेस्ट मतलब फिर वो वाला कर देते हैं, फैक्टर्स वाला, मतलब जो पार्शियल फ्रैक्शन होती है फिर वहां से निकाल लें। नहीं कौन सी पार्शियल फ्रैक्शन? सर इसमें x स्क्वायर माइनस 4x मतलब पार्शियल फ्रैक्शन नहीं, वो जो मतलब अरे जिससे, अरे एक मिनट यार, क्लास डिस्टर्ब हो रही है, एक एक करके बोला करो। और फिर बैकग्राउंड नॉइस को आप बोलो ना, घर पे क्लास चल रही, थोड़ी देर बंद कर दे। x स्क्वायर माइनस 4x और यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 3, और ये है पार्शियल फ्रैक्शन, थोड़ी यहाँ पे दिख रहा है कुछ भी। बताओ क्या करें? सर वो पार्शियल फ्रैक्शन नहीं, वो पार्ट्स मतलब 0.1 0.2 आंसर आता है ना एस जिसका फ्रैक्शनल पार्ट। यस फ्रैक्शनल पार्ट, वो उसमें तोड़ ले x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट। सर एक्स स्क्वायर को जिंट एक्स स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। x स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? जिंट एक्स स्क्वायर। ग्रेटेस्ट इंटीजर का x स्क्वायर? हाँ क्यों? सर यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का एक फैक्टर बन जाएगा, x माइनस 3 1 x माइनस 1 इंटू x माइनस 3, और वहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉमन लेंगे तो वहाँ पे भी x माइनस 1 एक फैक्टर बन जाएगा। ठीक है। अल्टीमेटली फैक्टराइज अगर देखोगे तो यहाँ पे 2 फैक्टर आपके बन रहे हैं, इन दोनों के साथ एक फैक्टर आप क्लियर दिख रहा है, x माइनस 1 का फैक्टर बनेगा। इसमें से ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉमन लोगे तो 1 माइनस x का एक फैक्टर बनेगा, और यहाँ से भी अगर आप देखोगे तो एक फैक्टर बनेगा। इसको फ्रैक्शनल पार्ट में मत बदल देना, फ्रैक्शनल पार्ट में बदल दोगे फिर उसका क्या करोगे? उससे थोड़ी सर फ्रैक्शनल पार्ट को उधर ले जाके फिर मतलब बाद में देख लेंगे कि इससे वैल्यू आ रही है, इसके बीच में नहीं आ रही है। अगर फ्रैक्शनल पार्ट को उधर भी भेजोगे फिर भी आपके पास एक x बच जाएगा, क्योंकि आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर एक और x मल्टीप्लाई में भी तो है। यस सर। सबसे पहला काम यही करा करो कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर को वैसे ही रहने दो, फैक्टर अगर बन रहे तो फैक्टर बना के 0, क्योंकि सॉल्यूशन निकालना है ना। सॉल्यूशन अपन कैसे निकालते हैं? पहला अप्रोच क्या रहता है? फैक्टराइजेशन, है ना? चाहे कोई कैसी इक्वेशन हो, कभी भी सॉल्यूशन निकालना तो फैक्टराइजेशन के अप्रोच सोचा करो। ठीक। 19 सिलेबस से हट गया इस साल। 20 कंटिन्यूटी का डायरेक्ट क्वेश्चन आया। सर कंटिन्यूअस तो 100% स्टैंडर्ड लिमिट लगा के देखेंगे, x sin 1 upon Yes, x bar। continuous है। वेरी गुड। यहाँ पे लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 की अगर बात करें तो x स्क्वायर के साथ दिया हुआ है साइन ऑफ 1/x। अब साइन ऑफ 1/x आपको पता ही ऑसिलेटरी टाइप फंक्शन है जिसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करेगी, है ना? बहुत बार किया अपन ने। Yes, sir. यस सर। मल्टीप्लाई करोगे जिसका आंसर डायरेक्ट 0 आ जाएगा, तो मतलब कंटिन्यूअस तो है ये, है ना? Yes, sir. मेन बात है, ऑप्शन को ध्यान से देखो, ऑप्शन में एक छोटा सा डैश दिया हुआ है, आपको बोला एफ डैश कंटिन्यूअस है कि नहीं, ये भी पूछा गया है। एफ डैश के बारे में भी आपको सोचना है ना? इसका डिफरेंशिएशन करके भी आपको चेक करना पड़ेगा कि जो एफ डैश फंक्शन बनेगा वो कंटिन्यूअस है कि नहीं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन को ध्यान से देखना, जल्दबाजी में बस टिक करके मत आ जाना। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो इसके बाद आपके पास इंटीजर टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये 6 और ये 10। इनमें से आपको कितने सिलेक्ट करने रहते हैं? 5। अगेन यहाँ पे आप देखोगे तो अगेन देखो एक 3D का क्वेश्चन दे दिया, डायरेक्ट क्वेश्चन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन, है ना? देखो ध्यान, कभी भी अब देखो आपको मैं अप्रोच सिखा रहा हूँ, जैसे ये 10 क्वेश्चन आए ना तो सबसे पहले टिक कर लो,
कि भाई मेरे को कौन से 5 करने हैं इसके अंदर, और ना कभी भी इंटीजर टाइप से घबराया मत करो, उसमें बहुत सी बार क्वेश्चन आसान दिख जाते हैं। अब जैसे इसमें से अगर मान लो मुझे कोई 5 सिलेक्ट करने पड़े तो आप बताओ कौन कौन से सिलेक्ट करोगे इन 4 में से? सर एक तो वो इंटीग्रेशन वाला और इसमें से एक मिनट यार, एक एक करें। एक तो ये कर लेंगे 7वां क्वेश्चन है ना, सर एक बात ठीक है, एक तीसरा भी कर लेंगे। इसमें से बताओ। 8वां 8वां पढ़ लो तुम। अब 8 8वां पीएनसी का क्वेश्चन। अब देखो पीएनसी जैसे ही अपने आ जाने चाहिए, पीएनसी में मेहनत करी, हो सकता है अपन से हो जाए। A boy need to select 5 courses out of 12, out of which 5 courses are language courses. If he choose at most 2 language, then the number of ways he ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है पीएनसी का। यस सर। ये भी इजी लेवल क्वेश्चन, ये भी इजी लेवल क्वेश्चन, 2 हो गए सिलेक्ट। अब देखो 9 वापस पीएनसी का क्वेश्चन है क्या? देखो 2 पीएनसी के क्वेश्चन आ गए है ना, कि a 9 digit number can be formed using all the digit of this so that the even digit occupy only even पे, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्लियर है? ये भी ट्राई करो। यस सर। 10th वाला देखो, a C with Sir, the largest 10th वाला- circle is the center this inscribed in the ellipse, then if 1 comma alpha lies on the C, ये भी आप अपने आप में ट्राई कर सकते हो, थोड़ा सा मीडियम लेवल का क्वेश्चन, लेकिन ट्राई किया जा सकता है। अब इधर आ जाए अगर सर इंटीग्रेशन वाला, क्वेश्चन फर्स्ट और थर्ड थर्ड वाला, डायरेक्ट फर्स्ट वाला। क्वेश्चन है सर। अब देखो थर्ड वाला क्वेश्चन तो आपने एनसीईआरटी में बहुत बार किया होगा, दोनों कट हाँ, पीट के सर। 1 आ जाएगा, है ना? यस सर। सर अब देखो यहाँ से 5 क्वेश्चन उठाने कितने आसान थे मेरे लिए, सर और फर्स्ट वाला भी हो भी जाएगा। हाँ, 4th भी हो जाएगा। वेरी गुड। अब देखो ये 5 क्वेश्चन अगर आप इन 10, अब इन 10 के फायदा क्या रहता है, 10 में से 5 की सिलेक्ट करने में मजा आएगा आपको, कि कोई 5 तो जानबूझ के छोड़ना ही है। अगर ये 5 भी कर लिए तो आपके 20 मार्क्स तो यही कंफर्म हो गए, है ना? यस और अब मैंने आपको बोला ही है कि भाई अगर मैथ्स में अगर आप 10 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर रहे हो मतलब बहुत बड़ी बात है, तो 5 अगर यहीं से उठा लोगे तो आधा काम तो यही इसी ने दे दिया आपको, और इन बच्चे में 20 में से 6-7 उठा लो। क्लियर है? 5 उठा रहे तो न्यूमेरिकल टाइप में से कम 10 तो उठाएगा ही। हाँ, अब देखो, अब एक और पेपर फटाफट देख लेते हैं। ये 24 जनवरी का सेकंड शिफ्ट का पेपर, ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था जो कि मैंने आपको दिखाया। इसमें आपको ये बताया कि भाई देखो इजी क्वेश्चन भी आते हैं, आपको ऐसे पिकअप करना है। नेक्स्ट, अब इसमें से देखोगे तो ये 2 क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे, फर्स्ट और थर्ड, है ना? यस डेफिनेट इंटीग्रल की डायरेक्ट प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है ना। अब इसमें देखो ध्यान से, सेकंड शिफ्ट का पहला पेपर, सेकंड शिफ्ट पेपर 24 जनवरी को सेकंड शिफ्ट का पेपर, उसमें जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे ही आए देख लो भाई किसका है, अगर आसान हो काम क्या, किस टाइप की इक्वेशन? होमोजेनियस। सर होमोजीनियस है, हो जाएगी सर। वाला तो अभी क्वाड्रेटिक का डायरेक्ट क्वेश्चन, x + 1/x को t मानोगे? सर ठीक है। यस अगला, अब देखो ये भी ऑलरेडी फंक्शन में चिल्ला के बताया था कि x सम प्रोडक्ट में 2 ट्राइस टाइप के फंक्शन कौन से होते थे? a की पावर x, e की पावर x। ठीक है, बेस से में पावर ऐड हो जाती थी, है ना? इसमें रख के देख लेना, x + y रखोगे तो प्रोडक्ट में टूट जाएगा। क्लियर है? ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगेन फोर्थ, सिस्टम ऑफ इक्वेशन पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, है ना? यस डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। अगर आप इसको क्रैमर्स रूल से अप्लाई करना चाहते हो तो क्रैमर्स रूल में d = 0 और dx, dy, dz किसी एक को 0 से इक्वेट कर देना। क्रैमर्स रूल में आपको जब ये एक बार चैप्टर रिवाइज करूंगा तब एक बार वो बता दूंगा। क्लियर है? यस देखो लगातार 3 क्वेश्चन इजी दे दिए, और फोर्थ वाला मीडियम लेवल का था लेकिन वो भी डायरेक्ट ही एक्चुअली इजी में काउंट होगा ये भी। नेक्स्ट, फिफ्थ वाला, द नंबर ऑफ इंटीजर ग्रेटर देन 7000, ये भी पीएनसी का डायरेक्ट क्वेश्चन है ना? एनसी। अब जैसे ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो फिर तो क्या ही है। अगला, अब ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन दे दिया इन्होंने, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो देंगे ही अच्छे। द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड सबटेंस एन एंगल थीटा एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल रेडियस r1, θ1, θ3 इज द r1 स्क्वायर, तो θ2 क्या होगा? अच्छा, कॉर्ड विद द गिवन मिड पॉइंट फॉर्मूला t = s1। सर t = s1 याद आ रहा है सबको? कराया क्लास में ऑलरेडी, है ना? t = s1 से कॉर्ड की इक्वेशन, h, k से कॉर्ड की इक्वेशन निकाल लेना। यहाँ पे h, k आपका क्या है? यही है, x1 y1 मतलब h, k। ठीक है, ट्राई करना। नेक्स्ट, अब ये थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन इन्होंने दे दिए एक। उसमें से अब अगला एक आपका बाइनोमियल का क्वेश्चन है जिसमें कोएफिशिएंट के इस बार क्या हो रहा है? स्क्वायर हो रहा है ना? ठीक है। ये दूसरा आपका 7th वाला क्वेश्चन है, उसमें एक फंक्शन दिया हुआ है f(x), क्यूबिक इक्वेशन की क्या गिवन है? क्यूबिक इक्वेशन, और ऑप्शन में आपको जो पूछा गया है एक रिलेशन जिसमें f(0), f(1), f(2), इसमें कौन सा रिलेशन होगा ये पूछा गया है। f(1) + f(2) + f(3), या फिर f(2) ये किस तरह से इनका सम क्या 0 होगा, या फिर किस तरह से आपस में रिलेट करेंगे, ये पूछा गया।
और ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन है ये कौन सा है? इफ द प्लेन कंटेनिंग द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस passes through the distance of the point. अब इसमें ये इक्वेशन ऑफ द प्लेन का क्वेश्चन है, खैर ये इस बार सिलेबस से हट गया। 10th 11 12 देख लो फटाफट। 11 सिलेबस से हट गया इस बार आपका। 10th एपी का क्वेश्चन है। एपी को थोड़ा सा स्टेप्स के साथ मिक्स कर दिया गया। डायरेक्ट क्वेश्चन है पर ये भी है ना? यस Yes. सर। ठीक है। 11th वाला सिलेबस से हट गया तो अब कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं तो ये 11th वाले क्वेश्चन भी बहुत आसान होते थे, ठीक है। लेकिन अब खैर इस बार हट गया तो आपको पढ़ना नहीं। लिमिट्स का इन्होंने थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन दे दिया अगला वाला, तो इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है। फिर 13 और 14 को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एफ एक्स से 2x अपॉन 2x+1 और एक सीरीज का क्वेश्चन है, एक 1/2023 2/2023 इस तरह से सम पूछा गया। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। फिर 14 किसका क्वेश्चन है? स्ट्रेट लाइन का है, यस सर। ठीक है। ऑर्थो सेंटर वाला क्वेश्चन, फिर यहाँ पे टेंजेंट भी आ गई है लेकिन ऑर्थो सेंटर वाले क्वेश्चन है। इसके बाद 15th खाली करे हुए हैं। थोड़े दिन पहले किया था। 16th वेक्टर का क्वेश्चन आया हुआ है जहाँ पे डायरेक्ट फंडामेंटल कंडीशन अप्लाई करके क्वेश्चन पूछा गया है ना। अब ये दोनों क्वेश्चन भी Yes. करने लायक है, चाहे ये वाला छोड़ दो लेकिन ये दो क्वेश्चन और आसान आ गए आपके। क्लियर है? Yes. ठीक है। अगेन यहाँ पे देखो ये डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है 48/9। फॉर्मूला लग जाएगा। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है 1/रूट क्वाड्रेटिक, Yes. ठीक है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। अब देखो यहाँ पे भी एडजॉइन वाला, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई होता है, याद हो तो। यस सर। एडजॉइन ऑफ एडजॉइन ये 3 बार भी ले लिया है तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करोगे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ऐसे बोर्ड क्वेश्चन आते हैं। अगेन वेक्टर 3D से क्वेश्चन, द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, याद है ना फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालते थे? Yes sir. ठीक है। दूसरा क्या है? सम ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 5 एंट्री, पीएनसी का क्वेश्चन है। अब देखो वापस इंटीजर टाइप पे आओगे, 10 क्वेश्चन इसमें से सिलेक्ट करते चलो फटाफट। पहले पीछे से सिलेक्ट करते, इसमें से कोई दिख रहा है आसान? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, देखो Shortest distance. एक बार पूछते हैं, चली जाना, इस बार भी आएगा गारंटी है। क्लियर है? Yes. अरे बोलो, सिलेबस में बच्चा ही है। 7th और 8th दोनों। हाँ, इस बार सिलेबस में बच्चा ही है, तो ऐसा क्वेश्चन आना ही है, तो इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। ऑलरेडी आपको मैंने अपने नोट्स में इन सबको क्रॉप कर करके दिया आपको, ठीक है। और ये एरिया अंडर कर्व, Yes. ठीक है। फिर आपका ये देखो प्रोबेबिलिटी का कहीं ना कहीं आया इतने टाइम बाद, फॉर्मूला बेस्ड ही है वो। डायरेक्ट फॉर्मूला। ये 3 क्वेश्चन आप पिकअप कर सकते हो। ऊपर वाला अजीब दिख रहा है, छोड़ देना उसको, डायरेक्ट देखते से छोड़ देना, नींद जम रहा हो तो। बाकी वो भी क्या है वैसे क्वेश्चन तो अपने आप में लेबनिज थ्योरम लग के अप्रोच हो जाएगा उसमें, डिफरेंशिएट कर देना उसको भी हो जाएगा वो भी, खैर। लेकिन अपने पास ऑप्शन है और सिलेक्ट करने के लिए। अब देखो यहाँ पे सीरीज का क्वेश्चन है, डायरेक्ट सीरीज का क्वेश्चन आ गया। एन टाइम बनाओगे, ये क्वेश्चन आसान है। इस बार खैर सीरीज शायद हट गई है, देखना पड़ेगी। और दूसरा स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन और ये 3 आराम से पिकअप करके। तो ऑब्जेक्टिव को थोड़ा, ये जो न्यूमेरिकल टाइप है ना, इनको ध्यान से अप्रोच करना किसी भी सब्जेक्ट में, क्योंकि आपके पास यहाँ पे 10 ऑप्शन होते हैं, उसमें से आपको कोई 5 सिलेक्ट करने हैं। तो 5 सिलेक्ट करने के लिए बहुत आसानी से काम हो जाएगा। अब देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये तो बोर्ड्स में भी पूछते हैं, मिनिमम नंबर ऐड करो भाई इक्विवेलेंस बन जाए, है ना? Yes. सर। अब देखो मैंने कहीं कोई रैंडम किसी कोचिंग का पेपर नहीं उठाया, आपके सामने जेई के 2 शिफ्ट के पेपर उठाए, तो क्या टफ होता है सिलेक्ट करना क्वेश्चन? नो सर। ना, ठीक है। तो यही मैं आपको समझा रहा हूँ, हर चैप्टर का बेसिक भी अगर आपने थोड़ा थोड़ा ढंग से कर लिया प्रॉपरली तो चीजें आसान है करना, ठीक है। अब देखो अपने पास अब आपके जैसे फटाफट पेपर एक बार खत्म हो जाए 24 तारीख बाद, अपन एक काम करेंगे, वीक में एक दिन मैथ्स का फुल सिलेबस पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। ठीक है Clear है? सर। और ट्राई करेंगे जैसे आपको हो सकेगा तो उसको अपन कोशिश करेंगे या तो फ्राइडे को सॉल्व करें, ताकि फ्राइडे एग्जाम के एक दिन पहले आपका सारा फॉर्मूला भी रिवाइज हो जाए, और संडे को जब आप पेपर देने जाओ तो आपके दिमाग में रहे कि हाँ मुझे इस बार थोड़ा सा इंप्रूव करके जाना है। क्लियर है? तो या तो फ्राइडे या तो सैटरडे, दोनों में से एक दिन अपन मॉर्निंग या आफ्टरनून में अपन 2 घंटे 1.5 घंटे का एक सेशन निकालेंगे, जिसमें से मैं कोई भी एक मॉक टेस्ट उठा लूंगा किसी कहीं से, जहाँ पे पूरा मैथ्स का पेपर होगा और उसको अपन पूरे पेपर को सॉल्व करें। क्लियर है? सर आज भी तो हमने कैसे वही क्लियर? आया, बस मॉक टेस्ट की जगह। हाँ, अपन चाहे, अब मेरा तो यही है कि अपन अगर मॉक टेस्ट ना लें तो ऐसे अच्छा अपन जेई के पुराने
प्रीवियस ईयर पेपर उठा लेंगे 2000 थोड़े से पहले के जो आपने नहीं कर रखे हो। क्लियर है? सर एक चीज थी सर, अवंती में जब हम टेस्ट देते थे सर, हमारे क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट होते, क्या हम जेई के पीवाई क्विज ले सकते पिछले साल? अवंती के पेपर में यस यस सर। सर, केमिस्ट्री में तो एक क्वेश्चन यस सर, केमिस्ट्री में तो बहुत सारे होते हैं, पूरी ऑर्गेनिक का रिपीट ही। हाँ एक्चुअली वो होता है इसलिए क्योंकि वो एक टेस्ट इंजन से क्वेश्चन डलते हैं ना, तो आपके जब अगर चैप्टर टेस्ट बनता है, फुल सिलेबस पेपर बनता है, तो उससे वो पिकअप करते हैं क्वेश्चन। तो बहुत सी बार सेम पेपर जो पुराने पेपर में रिपीट हुआ वहीं से टेस्ट इंजन से रिपीट हो जाता है। खैर उससे कोई दिक्कत नहीं अपन को, आपको तो अल्टीमेटली जो न्यू क्वेश्चन है उनको तो एटलीस्ट आप ट्राई करोगे इसी। अपन को क्या करना है ये बताओ, अपन प्रीवियस ईयर पेपर ही सॉल्व करें फिर? यस सर। यस सर। यस सर। अपन देखो ये टारगेट बनाएंगे, देखते हैं अगर मेरी थोड़ी बैंडविड्थ ज्यादा हुई तो वीक में 2 बार या 3 बार अपन इसको, मतलब अगर एक पेपर भी सॉल्व कर लेंगे ना, तो पेपर सॉल्व करने से क्या होगा, अपना पूरा सिलेबस पूरा रिवाइज हो जाएगा। सर 2015 या 16 मतलब 18-20 का कभी कभी पेपर लेके हाँ एक सर नेक्स्ट चैप्टर कौन सा कराओगे आप? हाँ एक अपन पेपर सॉल्व करने का ये काम स्टार्ट करने वाले हैं 2 दिन में। ठीक है, तो अपन और जो अगर जिन बच्चों की क्लास छूट जाए ना, तो वो एटलीस्ट इतना कर लेना कि पेपर सॉल्व करने के बाद जब मैं उसकी पीडीएफ ग्रुप में भेजू तो एक बार खुद से वो सॉल्व कर लेना और वीडियो रिकॉर्डिंग से देख लेना जो भी आपको क्वेश्चन अटके। ठीक है, बाकी अपन तो ट्राई करेंगे कि आप वीक में कम से कम 2 या 3 बार एक पेपर सॉल्व कर लो। अगर जेई के पहले अगर अपन जैसे बात भी करें 2012 से स्टार्ट करें, मान लो 12 से लेके 22 तक 10 पेपर भी सॉल्व कर लिए तो अपने पास 10 बार फुल सिलेबस का रिवीजन हो जाएगा। और आप हर संडे पेपर दे ही रहे हो, 6 पेपर आपको उधर देने हैं। ठीक है, आपके 6 पेपर बचे, याद है ना आप? यस सर। ठीक है, तो उन 6 पेपर को अच्छे से देना। दूसरा अपन ये थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं मैथ्स में, वो देखते हैं अगर फायदा हुआ तो मैं अपने फिजिक्स केमिस्ट्री टीचर को भी बोलूंगा, वो भी ऐसा करेंगे फिर। ठीक है ठीक है ओके सर। सर अगला चैप्टर नेक्स्ट कौन सा है? चैप्टर कौन सा कराओगे सर आप? अगला चैप्टर कौन सा? नेक्स्ट चैप्टर क्या लें, बाइनोमियल ले लें? यस यस सर। सर। हाँ सर ठीक है, वही करवा दो। बाइनोमियल का वन शॉट करेंगे। बाइनोमियल का वन शॉट करने के बाद सीक्वेंस सीरीज का वन शॉट कर लेंगे। ठीक है, ओके ठीक है सर। ओके ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट, टेक गुड केयर। नाइट सर। हैप्पी नेक्स्ट डे सर। थैंक यू सर। गुड you. नाइट सर।